नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारी +2 की जो हिस्ट्री की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास, उसका लेक्चर नंबर ये 1 है। तो आपको इस लेक्चर को, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा और आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उसके बारे में हम क्या सीख पाएंगे। इस चैप्टर से पढ़ने के बाद हम क्या हासिल है वो कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं या जानते भी ये हैं कई बार कि हमने सुना भी है, किसी भी ऐतिहासिक वस्तु को जानने के लिए उसका ज़रूरी हो जाता है उसका बैकग्राउंड जानना, और उसका जो इतिहास के बारे में जानने के लिए हम जब तक उसकी संस्कृति और कल्चर के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक उसका जो डेवलपमेंट और जो जिस तरीके से उसका जो विकास हुआ उसका पूर्ण रूप से हम आभास है वो नहीं कर पाएंगे। और जितने भी सांस्कृतिक विकास के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हो जाती है जो उसकी संस्कृति के बारे में हमें कुछ बता सके। चाहे जितने भी कुछ इतिहासकार या कुछ विचारक रहे हों जो समय के प्राचीन समय के प्राचीन समय के अंदर हम जिसके बारे में अपने बुकों या कुछ उपदेशों के माध्यम से उन्होंने अपनी संस्कृति या कल्चर के बारे में कुछ बताया, या हमारे कुछ विश्वास या कुछ ऐसे आइडियोलॉजी हो सकते हैं जो हमारी संस्कृति से संबंधित है वो माने गए हों, और या उस वर्तमान स्थिति के अंदर कुछ भी बनाए गए हमारी जो बिल्डिंग या इमारतें होती है वो प्राचीन समय के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हमारी कल्चर को जानने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है वो देती है। जैसा कि हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम किसी राज्य विशेष के बारे में उसकी बोली या पहनाव की वजह से भी हम पहचान सकते हैं कि वो किस राज्य से संबंधित है, वो माना जा सकता है। अब आप जैसे हम देखते हैं कि जैसे पंजाब के कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में या माइंड में क्या चीज़ आता है। सबसे पहले ये आता है कि वो सरदार होगा, पगड़ी होगी सिर पे, केश रखे होंगे, दाढ़ी मूछें, और जो धोती और कुर्ता उस उन्होंने एक पंजाबी जो उनका जो कल्चर होता है वो पहना होगा। और पंजाबी सभ्यता के अंदर अगर धार्मिक स्थिति के अंदर अगर हम जानने की कोशिश करते हैं उनके विश्वास के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, धार्मिक विश्वास के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली उन्होंने जो कृपाण वगैरह जो इनका सांप्रदायिक जो आइडियोलॉजी है तो वो हमें इंडिकेट उनसे हो जाती है, तो लगभग हम मान लेते हैं। अब तमिलनाडु के बारे में अगर हमें किसी व्यक्ति या पर्सन के बारे में, या किसी व्यक्ति ने कुछ धोती या सफ़ेद जो कुर्ता पजामा पहना और चंदन का तिलक वगैरह लगाया हुआ हो, और लगभग उनकी जो कलर होगा तो वो आपको डार्क कलर में मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा हमें आइडियोलॉजी के बारे में, उसके कल्चर संस्कृति के बारे में हम पता है वो चल जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हम जानने की जब कोशिश करते हैं, उनके सांस्कृतिक कल्चर के बारे में किस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट या विकास है वो हुआ होगा, तो इसके बारे में जो आइडियोलॉजी है, जो उनके विश्वास है, जो विचारक है, जो थॉट है, और जो हमारे कुछ जो बिल्डिंग है, जो उनका कल्चर है, जो स्ट्रक्चर है, जो जिस तरीके से वो बनाया गया जो ढांचागत स्रोत है, तो बड़े अहम रोल है वो माने जा सकते हैं। तो इस सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में हम जब हमारे इतिहास के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी तक के आसपास जो धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से जो बौद्ध धर्म का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो सबसे महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है। जैसा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने की, जानने की या समझने की जो कोशिश करेंगे वो हमारा इन सांस्कृतिक विकास के ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से जो विचारक और जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में, कल्चर के बारे में और उसके सांस्कृतिक विकास के संबंधित कुछ ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में हम उसके स्रोतों के बारे में जानने की कोशिश है वो करेंगे, और इसी के माध्यम के द्वारा हम कुछ चीज़ें हैं वो इसके संदर्भ में वो सीख पाएंगे। जैसे सांची का स्तूप है जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया, स्थापित किया गया है, और किस तरीके से वहाँ योजनाएं या परियोजनाएं जो अपनाई जाती थी
वहाँ चीज़ों का विकास है वो किया जाता था, और किस तरीके से जो जो बौद्ध धर्म का जो विकास, उनके जो ग्रंथों के बारे में, जो उनकी संस्कृति थी, पांडुलिपियों के बारे में हो, उनके बारे में हो, और ख़ास करके जो महावीर के जो संदेश है बौद्ध धर्म से संबंधित, जो महावीर है, जो उनके प्रमुख माने गए हैं, जो तीर्थंकर उनको कहा गया है, किस तरीके से उन्होंने अपने ज्ञान और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, उस संस्कृति और कल्चर के माध्यम से, हमारे जो धार्मिक स्रोतों के माध्यम से हम उसके बारे में सीख पाते हैं। उनके चाहे अनुयायियों के बारे में जो शिक्षा दी गई हो, या जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे महावीर से पहले के बारे में जितने भी जो तीर्थंकर, या हम कह सकते हैं जो इनके जो पूर्वज थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद, को स्थापित करने के बाद जो आए थे, तो उनकी संरचनाओं के माध्यम से हम धार्मिक धार्मिक कल्चर के साथ साथ हम उसके साथ जो सांस्कृतिक विकास की झलक है वो देख पाएंगे। तो इसी के माध्यम से इसका जो हेडिंग दिया गया है, इसका टाइटल इसी तरीके से दिया गया, सांस्कृतिक विकास का डेवलपमेंट करना, और उसकी जो आइडियोलॉजी, विश्वास और इमारतों के माध्यम से उसको जानने की कोशिश करना। तो आइए हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करने के बाद हम सीख पाओगे आप है जो। इस अध्याय में हम एक 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें से हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या क्या प्रयास है वो किए थे। तो इस प्रकार से हम इस लेक्चर के माध्यम से हम जो दार्शनिक जितने भी हैं उनके बारे में 1000 साल की जो यात्रा, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के आसपास जब बौद्ध धर्म के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश है वो करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए, तथा उन्होंने स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति थी वो मिली थी। यानी कि जो भी विचार थे, उनके लेखक थे, उनकी जो लिखित परंपराएं थी, उनके संग्रहों के माध्यम से और मूर्तिकला स्थापना के माध्यम से किन जो संस्कृति की जो अभिव्यक्ति थी वो करना चाह रहे थे। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म को विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद है वो चला रही थी। यानी कि ये सारी भी जितनी भी विशेषताएं या अभिव्यक्ति की जो कल्पना है वो विचारों के माध्यम से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जो अभिव्यक्ति है वो देखी जा सकती है। और विशेष रूप से इस लेसन के माध्यम से जो हम हैं वो बौद्ध धर्म के विशेष अध्ययन करके उनकी जो विशेषता, उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन, उनके द्वारा बोले गई अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हम जो इसकी जो परंपराएं जो विकसित हुई थी, जिनके साथ चाहे वो एक समाज या एक व्यक्ति के साथ ना रहते हुए दूसरे समाजों के साथ उसका सामंजस्य वो स्थापित किया गया था, तो किस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति थी वो अपनाई गई थी। इन सभी का लेखा जो का इस चैप्टर के माध्यम से वो अभिव्यक्त है वो किया गया है। इस रोमांचक विचारों विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें जैन, बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत्व मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है वो माना जा सकता है। यानी कि जितने भी इस इतिहासकारों स्रोतों के माध्यम से जो इतिहास को पुनर्निर्माण की जो कोशिश की जाती है उसके माध्यम से हम जैन है ची, बौद्ध है ची, ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथों का निर्माण किया जाता है, इसके अलावा जितने भी जो अभिलेखों के माध्यम से हम जो भौतिक साक्ष्य पाए गए हैं, किसी भी माध्यम को जानने के लिए उसके जो भौतिक साक्ष्यों का जो लेख है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा उस युग में जो जितने भी जो इमारतों के माध्यम से, यानी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो सांची का स्तूप है, सबसे प्रमुख रूप से इस सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण जो पहलू है वो माना जा सकता है। तो जैसा कि हम इसके बारे में कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जो सांची का स्तूप है वो 19वीं शताब्दी के अंदर इसका जो अभिलेखों के माध्यम से इसका वर्णन है वो किस तरीके से किया गया था। तो पार राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची
कनखेड़ा की इमारतें हैं भोपाल में 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी के तलहटी में बस इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्ति और एक प्राचीन तोरणद्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेषकर रुचि लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों के अंग्रेजी पुस्तक के माध्यम में लिखा है, यानी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर ये पाए जाने वाले जो सांची का स्तूप है, ये सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है। जो वहाँ की सांची के स्तूपों के अंदर, जो कनखेड़ा गांव की इमारतों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, वो माना जा सकता है। और इसके अंदर, जिसके अंदर ये मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम का जो नाम आया है, तो आपको कमेंट करके बताइए कि इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी। देखते हैं आपने जो होमवर्क के अंदर कितना काम किया है, तो आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो के कमेंट करके आपको बताना है कि मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस चीज़ की स्थापना है वो की थी। तो ये जो आत्मकथा के बारे में इस शासनकाल के में बताया गया है, भोपाल की जो नवाब थी शाह बेगम के बारे में, उसकी जो आत्मकथा थी ताजुल इकबाल, तारीख भोपाल से, यानी कि उसके अनुवाद के रूप में इसका जो वर्णन है वो किस तरीके से इसका वर्णन है वो किया गया है। आगे हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो देखते हैं कि 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छे हालात में बने सांची के पूर्वी तोरणद्वारों को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की अनुमति थी, वो मांगी थी। तो एक दिलचस्प जो इसकी जो सांची के बारे में कुछ बताया गया है, इसके बारे में जो यूरोपियन लोग थे जब शुरुआती दौर के अंदर भारत के अंदर जो रहते थे, तो स्तूप को लेकर उनके अंदर बड़ी दिलचस्पी थी इसको लेकर, और इसकी वास्तुकला से प्रभावित होकर इसके बनाए गए जो तोरणद्वार था, इसका जो द्वार बनाया गया था, उसकी वजह से ही जो उस समय की जो शाहजहाँ की जो बेगम थी, उन्होंने इससे इजाज़त मांगी थी कि इसको जो इसके तोरणद्वार को, इसके स्तूपों को ले जाकर वो फ्रांस के जो संग्रहालय के अंदर इसको सुसज्जित है वो करना चाहते थे। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों से तुष्ट हो गई। इस प्रकार मूल प्रकृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर बनी रहेगी। यानी कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने इसकी जो वास्तुकला से प्रभावित होकर इन दोनों को ले जाने की जो इसकी प्रकृतियाँ थी उसको ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से उसको ले जा वो नहीं पाए थे। इसके कुछ अवशेष ही वो ले जाए पाए थे। तो जो मूल कृति थी वो भोपाल राज्य के अंदर जहाँ ये स्थापित है वहीं की वहीं ये मूल रूप से रह गई थी। भोपाल के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान है वो दिया था। यानी कि उस समय के अंदर जो शासक थे वहाँ के शाहजहाँ बेगम थे, उसके उत्तराधिकारी थी, तो सुल्तान जहाँ बेगम ने जो ये प्राचीन स्थल था उसके रखरखाव के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में उनमें अनुदान है वो, यानी कि धन खर्च है वो दिया था। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे जाने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित है वो किया था। इसके ऊपर जितने भी जो लेख लिखे गए थे, जो ग्रंथ लिखे गए थे, उसको जॉन मार्शल ने जब इसको पढ़ने के बाद जो सुल्तान जहाँ को जो ये जो लिखे गए जो अवशेष थे, जो ग्रंथ थे, उनको सुल्तान जहाँ को समर्पित है वो किया था। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के अनुदान है वो दिया था। अतिथिशाला का मतलब होता है किसी विश्राम गृह के लिए मान सकते हैं, जो आने जाने लोगों के लिए वहाँ कुछ प्रयोजन के लिए रुकने के लिए उसका बंदोबस्त है वो किया जाए, तो एक धर्मशाला टाइप हम मान सकते हैं। तो सुल्तान जहाँ बेगम ने क्या किया, वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना है वो कर दी गई थी। वहाँ रहते हुए उन्होंने जॉन मार्शल से उपयुक्त पुस्तकें लिखी थी। इन पुस्तकों के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान है वो दिया था। तो जॉन मार्शल ने क्या किया था, उसी जगह पर रहते हुए काफ़ी सारी पुस्तकें थी, उनसे संबंधित ही उनके लेख है वो लिखे थे, और उनके प्रकाशन करने के लिए, उन खंडों के प्रकाशन करने के लिए सुल्तान जहाँ ने क्या दिया था, जॉन मार्शल को जो अनुदान है वो दिया था, यानी कि पैसे है वो दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चर्चा वो कर सके। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहे तो इसके पीछे कुछ विवेकशील निर्णयों की भूमिका वो रही है।
यानी कि इसके स्थापित करने के लिए अगर हो सकता है कि जो सुल्तान जहाँ अगर इस समय के उस समय वर्तमान समय के भोपाल के अंदर शायद इसको संभाल ना पाती, तो शायद ये जो मूर्तिकला की जो स्थापना थी वो विखंडित हो जाती। तो बड़ा विवेकपूर्ण जो उन्होंने डिसीजन है वो उसकी स्थापत्य करने के लिए लिया था। शायद ही हम इस मामले में भाग्यशाली रही हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी थी, यानी कि जितने भी रेत के या रेल के जो ठेकेदार थे उनके ऊपर किसी भी तरह से स्तूप की जो नज़र इस स्तूप के ऊपर नज़र नहीं पड़ी, वरना हो सकता है इसकी अवशेष को वो मिटा देते। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे, यानी कि जो काफ़ी सारे जो यूरोपियन लोग थे जो आने जाने के समय के इसके ऊपर देखते थे, तो उनकी ना नज़र पड़ने की वजह से इसके बचाव का स्थिति है वो माना जा सकता है। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से प्रारंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ से महत्वपूर्ण बदलाव है वो आए हैं। इसके महत्वपूर्ण स्रोतों के खोजबीन करने के बाद ही हमारे जो बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी अधिक मात्रा में सीखने को चीज़ें वो मिलती है इस प्राचीन जो सांची स्तूप के माध्यम से। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण माना जा सकता है, यानी कि हमारे पुरातात्विक सर्वेक्षण के माध्यम से आज इसको सुरक्षित है वो रखा गया है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, भारत का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट होता है, उसका कार्य ही जो पुरानी चीज़ों के उसको संभालना, उसकी खुदाई करने का जो निर्णय है वो लिया जाता है। तो आगे हमारा आ जाता है कि आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया था, इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई थी, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था या इसके लिए धन किसने दिया था, इसकी खोज कब की थी। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज है वो कर सकते हैं। आइए हम इस प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत है वो करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये आखिर इस इमारत का बनाने के लिए क्या महत्व था, इसका इंपॉर्टेंस क्यों थी, क्यों बनाया गया था, ये एक टीलानुमा जो बनाया गया था इसके अंदर क्या था, इसकी क्या एक वजह जो बनाई गई थी, इसकी जो चारों तरफ है जो पत्थर की रेलिंग क्यों लगाई थी, इसके स्तूप समूह के बनाने के पीछे इसने बनवाया था, किसने इसको धन दिया था, इसने कब खोज की गई। ग्रंथों, मूर्तियों की जो जितनी भी स्थापत्य कला थी अभिलेखों के माध्यम से जितनी भी इनकी जो जानकारी है इस अध्ययन के इस चैप्टर के माध्यम से इसके बारे में जो हम आगे चैप्टर वाइज इसको जब पढ़ेंगे पॉइंट दर पॉइंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाके जो अन्य आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल की जो भी आपकी लेक्चर है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में जाकर आप देख सकते हो, जिसके अंदर 10th +1 +2 की जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की जितने भी चैप्टर या लेक्चर है वो इसमें दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।